हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए आज अपन वर्णमाला के कुछ तथ्यों के बारे में समझते हैं। उससे पहले अपन वर्णमाला में समझे थे फ्रेंड, वर्ण शब्द, वाक्य, भाषा और लिपि, ये चीज़ें अपन जाने थे और इसके बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया हूँ। आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। आज अपन इससे आगे देखते हैं स्वर और व्यंजन। फ्रेंड्स, स्वर के बारे में जानते हैं तो स्वर जो होते हैं आपके, ठीक है, वो मूल रूप से आपके 11 स्वर होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, है ना। कितने उच्चारण की दृष्टि से 11 स्वर होते हैं और परंपरागत रूप से स्वतंत्र स्वर की संख्या 13 है। परंपरागत स्वतंत्र की स्वर की संख्या कितनी है? 13 है। इसी प्रकार व्यंजन की बात करते हैं फ्रेंड, तो व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में मूल रूप से स्वरों की संख्या है तो वो मूल रूप से है फ्रेंड 33 है और कुल संख्या इसमें 39 है। मूल रूप से देखें तो 33 आती है और कुल संख्या देखें व्यंजन में तो 39 है। इस प्रकार जो वर्णमाला है हमारी 52 हो जाती है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं स्वर। स्वर में दो प्रकार के बताए गए हैं, दो भाग में बांटा गया है। अब यहाँ पे दो भाग में कौन कौन से अपन जानते हैं। तो अल्फ स्वर, कौन सा? अल्फ स्वर। अल्फ स्वर, लघु स्वर और हंस स्वर और छोटा स्वर, ये कौन कौन से होते हैं ये अपन जानेंगे। तो ये स्वर होते हैं फ्रेंड, तो आइए मैं बता देता आपको। ये होते हैं, देखिए अल्फ स्वर होते हैं आपके, कौन से? अल्फ स्वर। तो मैं यहां लिख देता हूं अल्फ स्वर। अल्प स्वर में फ्रेंड आ जाते हैं आपके कौन कौन से? आ जाएगा, आ जाएगा, ई आ जाएगा, सॉरी ई आएगा ना, ये ऊपर मात्रा नहीं आएगी। क्या आएगा? ई आएगी। अब ई आ गया और इसके साथ में ऊ आ जाएगा और क्या आ जाएगा? ऋषि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऋषि आ जाएगा। ये अल्प स्वर और इसी को लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और छोटा स्वर भी कहते हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए कौन कौन से अल्प स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं और छोटा स्वर भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है निम्न में से अल्प स्वर कौन सा है, तो अ या आ, तो आपको ध्यान रहना चाहिए अ होता है। कौन सा? अ। अब यहाँ पे आइए फ्रेंड, अपन आगे देखते हैं। ये पहला वाला है ना, कौन सा? पहला। अब दूसरा स्वर होता है इसमें, ठीक है, वो होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में अपन देखते हैं तो दीर्घ स्वर में जो दो स्वरों से मेलन से बनता है, तो दो स्वर कौन कौन से हो जाते हैं? अ मिलके आ का निर्माण करते हैं और ई मिलके ई का निर्माण करते हैं और ओ मिलके ओ का निर्माण करते हैं और ए मिलके ए का निर्माण करते हैं और ए मिलके ए का निर्माण करते हैं और ओ आ मिलके ओ का निर्माण करते हैं, है ना। और इस प्रकार ओ ओ ये दीर्घ स्वर में आते हैं। किस में आते हैं फ्रेंड? दीर्घ स्वर में। तो चलिए अपन देखते हैं ये कैसे मिलन से बनते हैं, तो वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पे दीर्घ स्वर में कैसे बने हैं। देखिए आ का जब निर्माण हुआ फ्रेंड, किसका? आ का निर्माण हुआ, तो अ मिलकर क्या बना? आ बना। अ मिलकर कैसे? अ प्लस अ, तो किसका निर्माण हुआ? आ का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं आगे, तो इसी प्रकार अगर हम देखें ये इसका निर्माण हुआ और ई का निर्माण देखते हैं अपन, तो यहाँ पे ई का निर्माण बता रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ ई का निर्माण देखते हैं फ्रेंड। तो अपन ई जो हुआ है, ई प्लस ई, तो इसके मिलन से क्या हुआ? सॉरी ये ऊपर वाला नहीं है ना, ई प्लस ई, तो इनको मिलकर ई का निर्माण हुआ। इसी प्रकार उ प्लस उ, तो उ का निर्माण हुआ। इसी प्रकार ए का जो निर्माण हुआ, ये वाला ए का, तो इसका जो निर्माण हुआ फ्रेंड, तो अ
प्लस ई, ई यानी दो अक्षरों को मिलन से बनकर क्या हुआ फ्रेंड, दो अक्षरों के मिलन से जो भी स्वर तैयार होता है वो दीर्घ स्वर कहलाता है। यानी अ और ई ये दो मिलन से ए बना, तो ए बना तो उसको हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। उसी प्रकार इसका निर्माण हुआ फ्रेंड, तो यहां पे देखिए अ प्लस ए, कौन सा, ये वाला ए, तो इससे बनता है ए, कौन सा, ए, उच्चारण में भी आता है ए। और इसी प्रकार ओ का निर्माण होता है, तो इसी प्रकार अगर हम देखते हैं ओ का निर्माण कैसे हुआ, तो इस प्रकार अगर हम ओ का निर्माण के बारे में बात करते हैं फ्रेंड, किसके, ओ के निर्माण के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ओ आया वो कैसे आया ये देखते हैं। तो यहाँ पे अ प्लस उ, अ प्लस उ से क्या हुआ, ओ हुआ, ओ। और इसी प्रकार अ प्लस ओ से क्या हो जाएगा, ओ का निर्माण हुआ, किसका, ओ का। उच्चारण में ओ आपका जो लय हो रहा है ना ओ, तो ये क्या हो रहा है, दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अब स्वर की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये आप स्वर में ये जान लिए अल्प स्वर और दीर्घ स्वर, दो प्रकार के स्वर होते हैं। अब व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन वर्ण होते हैं स्वरों की सहायता से, किसके, स्वरों की सहायता से बोलचाल वाले में वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, किसके, स्वर की सहायता से होता है। यानी आपको कह दे कि व्यंजन में स्वर मिलकर व्यंजन का रूप ले लेता है, तो वो क्या हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। जैसे अगर आप देखें क, तो क में क्या है, दो शब्द से मिलन से हो रहा है क, तो आधा क और अ ये दोनों मिलने से क्या हो रहा है, क हो रहा है। ख, उसमें भी क्या आ रहा है, स्वर वाला आ रहा है, और आधा ख आ रहा है, ख। अ का उच्चारण हो रहा है ग, अ का उच्चारण हो रहा है घ, अ का उच्चारण हो रहा है अड़, ओ का उच्चारण हो रहा है छ, अ का उच्चारण हो रहा है। इस प्रकार जो व्यंजन रूप लेता है किसके, स्वरों की सहायता से, तो वो क्या हो जाता है, व्यंजन में आ जाता है। तो चलिए अपन आगे जानते हैं व्यंजन के बारे में। तो आइए मैं यहाँ पे बता देता आपको, ठीक है, कौन सा स्पर्श व्यंजन बोलते हैं और अंतः व्यंजन बोलते हैं, और इसके बाद में आता है फ्रेंड आपका ऊष्मा व्यंजन। ये तीन प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं, कौन सा, स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन। अब आइए अपन इसके बारे में जान लेते हैं ये कैसे आते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन, ये वाले व्यंजन है आपके, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा लेता है ना फ्रेंड, क्या कर दूँ मैं इसको मिटा लूँ। ये तो आपको समझ में आ गया है ना, व्यंजन किसको बोलते हैं और स्वर किसको बोलते हैं। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, ये बता दिया मैंने, अल्फ स्वर और दीर्घ स्वर, है ना, अल्फ स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन तीन प्रकार के थे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन। ये बोलचाल की दृष्टि से होते हैं। तो आइए अपन देखते हैं क के वर्ग में। तो क के वर्ग में जो व्यंजन होते हैं फ्रेंड, किसके, क के वर्ग में, तो क के वर्ग में अपन देखेंगे तो क जो आपका वर्ग होगा, है ना, तो क के वर्ग में अपन जानते हैं, तो क, ख, ग, घ, ड़, ये पांच होते हैं। कितने, क के वर्ग में पांच हो जाते हैं। तो अपन यहां पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना फ्रेंड, यहाँ यह है ना, यह। अब आइए अपन यहाँ पे जानते हैं, क के वर्ग में हो गया आपका, और च के वर्ग में देखते हैं, च, छ, ज, झ, ये भी पांच होते हैं। ट के वर्ग में ये भी पांच होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। त के वर्ग में भी पांच होते हैं। अब यहाँ पे जो पीछे वाला है, कौन सा पीछे वाला हिस्सा फ्रेंड, ये वाला, ये हिस्से,
इस हिस्से को हम पंचमाक्षर यानी अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक है ना। इसको जो पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं फ्रेंड? अनुनासिक बोलते हैं। अब अनुनासिक कैसे बोलते हैं ये आप जानिए। अनुनासिक यानी नाक से आपका जो लय होता है, जैसे आपके नाक में आ रहा है, आपके नाक से बोला जा रहा है, यह आपके जो लय है वो नाक के द्वारा प्रकट हो रहा है। किससे? नाक के द्वारा प्रकट हो रहा है। तो ऐसे जो नाक के द्वारा प्रकट होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए यहाँ पे कैसे आप अनुनासिक व्यंजन की पहचान करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है तो आपको बोल देता है कि निम्न में से अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। आप बोल के देख के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन सा अनुनासिक व्यंजन है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अनुनासिक के साथ में अगर आप देखें यहाँ पे तो जो कंठ से बोले जाने भी हैं। अब कंठ कौन कौन से होते हैं अब यहाँ पे जानेंगे। कंठ आपके जो कंठ से लय होता है। अब कंठ में कौन कौन से लय होंगे तो क के वर्ग में अगर देखते हैं हम तो जो क का वर्ग है वो क्या है? आपका कंठ वाला है। कैसे? कंठ वाला। अब इसे कैसे याद रखेंगे? केटियम द अ लिखेंगे। कैसे? क को अपन लिखेंगे, कंठ वाले को केटीएम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे के लिख दिया है ना, ये इसको कंठ पढ़ेंगे। और ताल्यु को टी लिख दिया और मूर्धन को एम लिख दिया और दो को दंत को द लिख दिया और प को ओष्ट लिख दिया। क्या लिख दिया? ओष्ट। अब ये चीजें है, इसको बोलते हैं अपन, ठीक है फ्रेंड, इसको बोलेंगे अपन मैं थोड़ा चेंज कर लेता पेन। इसको बोलेंगे अपन कंठ, है ना। और ताल्यु ताल्यु, ठीक है, टी से ताल्यु हो जाएगा। मूर्धन एम से मूर्धन हो जाएगा फ्रेंड। और दंत हो जाएगा द से दंतई एम से, है ना। एम से दंत, एम से मूर्धन और इससे हो जाएगा ओष्ठ यानी होठ वाला। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ओष्ठ। ये ओष्ठ है, ध्यान रखना, ओष्ठ हो जाएगा, है ना। तो अ है, ये प नहीं है फ्रेंड, क्या है? अ है। थोड़ा ध्यान रख लेना इसको, अ है, ठीक। आइए अब देखते हैं अपन कंठ से कैसी आवाज आ रही है। यानी इसको आप याद रखेंगे ट्रिक से, ठीक है। क्या ट्रिक से याद रखेंगे? तो ट्रिक से याद रखने के लिए मैंने ये लिख दिया था, ये, ठीक है। इसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केटीएम द अ, तो क से कंठ हो जाएगा, ट से, ठीक है, टी से ताल्यु हो जाएगा, एम से मूर्धन हो जाएगा और द से दंत हो जाएगा और अ से ओष्ठ हो जाएगा। तो ये केटीएम द अ, यही ध्यान रखना है। अब कंठ वाले वर्ण देख लेते हैं अपन। कंठ वाले, तो कंठ वाले हो जाते हैं फ्रेंड आपके, कंठ वर्ण है ये क के वर्ण। तो आप बोल के देखेंगे क, आपके जो कंठ है, गले का जो कंठ है ना, ये एक व्यक्ति है, अपन देख लेते हैं, है ना। अब यहां से जो इसका कंठ है, ये गला है। क्या है फ्रेंड? ये गला है। तो यहां से जो इसका कंठ होता है ना, ये, अब यहां कंठ से आवाज आती है, जो गले से आवाज आती है। तो जो गले से आवाज आती है क, ख, ग, घ, अड़, यानी आपके जो भी लय है वो गले में है। तो वो जो लय है आपकी गले में होती है उसे हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। यानी जो क वाला है, जो क ये हिस्सा है वो क्या है? आपका कंठ वाला हिस्सा है। ये जो इतना है कंठ वाला हिस्सा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं च के वर्ण में,
तो च के वर्ग में देखेंगे तो च का वर्ग है जो ताल्यु के अंतर्गत आता है, टी। तो ताल्यु, अब ताल्यु में पढ़ेंगे तो ताल्यु आपकी जो है कौन सा बोलते हैं, आपका च, यानी आपकी जो जीवान है ना ताल्यु। तो ये जो आपके जो ताल्यु है यहाँ से जीवान से निकलना चाहिए, ले कहाँ से, जबान से निकलना चाहिए। तो जब आपकी जो ताल्यु है वो अगर आप तो बोल चाल में लेते हैं तो च, छ, ज, झ, य, अगर आप जीवान को पकड़ के, जो आपकी ताल्यु को पकड़ के अगर आप बोलना चाहे तो नहीं बोल पाएंगे। जो आपकी ताल्यु है ना, जो जबान है वहां से आपको च है ना, छ, तो आपके जो ताल्यु से आपकी जो भी जितनी भी आवाज आती है वो ताल्यु के अंतर्गत आती है, यानी ये पूरा आपका जो हो जाएगा ताल्यु के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं अपन मूर्धन, यानी मूर्धन आपका जो मूर्धन में बोला जाता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, यानी जो आपकी जो जीभ है वो ऊपर वाले मूर्धन में स्थित होती है, यानी आपके दोनों जोबड़े के ऊपर टिकती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन वाले। जैसे ट, ठ, ढ, ड़, ण, तो आपकी जो तालु है, जो जीभ है ना, जो जबान है आपकी, वो मूर्धन के दोनों जोबड़े में टच होती है, ऊपर वाले हिस्से में मूर्धन में टच होकर बोलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्धन बोलते हैं। आइए, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं फ्रेंड, इसके बाद में देखे दंत। अब जो आपके दांतों से ले लेता है, कैसे, दांतों से ले लेता है, तो उसे हम दंत बोलते हैं, है ना, दंतेय। अब दंतेय में देखिए आप त, थ, द, ध, न आ रहा है, ले किससे आ रहा है, दांतों से आ रहा है ना, आपके जो दांत उच्चारण में आ रहे हैं उसे हम दंत बोलते हैं। ओष्ठ, यानी आपके होठ, जो लिप्स है, आपके जो लिप्स वगैरह है वो आमने सामने टच होते हैं, उसके उच्चारण में बोलते हैं, जैसे ये लिप्स है ना, ओष्ठ, तालु है ना आपकी जो जबान अंदर, और ओष्ठ, ओष्ठ में होता है फ्रेंड, ओष्ठ में आप देखेंगे तो आपका जो होठ है यानी लिप है, जो दोनों लिप के मिलन से आपके शब्द बोले जाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, यानी आपके जो होठ है वो दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके आपका उच्चारण निकलता है सही, तो इसे हम बोलते हैं ओष्ठ। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, क्या हो रहना चाहिए, ये इसे हम बोलते हैं ओष्ठ में लेते हैं ना, इस प्रकार। ठीक, आ रहा आपको समझ में है फ्रेंड, ये इतना तो आ रहा होगा। आइए अब अपन आगे देखते हैं, इसके बाद में अल्प प्राण। फ्रेंड, इसमें पूछा जाता है आपके अल्प प्राण के बारे में। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, तो सभी वर्ग के जो अल्प प्राण आते हैं, तो अल्प प्राण में अपन देखेंगे, और महाप्राण अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और अल्प प्राण और अघोष और सघोष, ये दो चीजें भी देखना है आपको अपने को अगले में। तो अल्प प्राण और महाप्राण और सघोष, अघोष, ये देखेंगे। तो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।